नमस्कार दोस्तों। आइए, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है भारतवर्ष टू इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तराइन के पहले और दूसरे युद्ध के बारे में। हम बात करने वाले हैं अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध के बारे में। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में ना हारते तो शायद भारत में इस्लाम धर्म नहीं आ पाता। अगर तराइन की दूसरी लड़ाई में भी पृथ्वीराज चौहान विजयी होते तो आज शायद भारत की तस्वीर कुछ और होती। खैर, ये अपने अपने विचार हैं और मैं इन विचारों का कतई समर्थन नहीं करता। जो होना होता है वो होके रहता है। समय का पहिया कभी एक सा नहीं चलता, ना ही रुकता है, वो बदलाव के साथ गतिशील रहता है। आक्षेप लगाने वाले आक्षेप लगाते रहेंगे क्योंकि यही उनका काम है। आइए चलते हैं एक और रोचक और यादगार कहानी के सफ़र पर। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। इनके जन्म की तिथि 1 जून 1163 ईस्वी बताई जाती है। इनका जन्म गुजरात के पाटन में हुआ था। इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे भरतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, सपाद लक्षेश्वर, राय पिथौरा इत्यादि। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनके छोटे भाई का नाम हरिराज और छोटी बहन का नाम प्रथा था। ऐसा बताया जाता है कि इनकी कुल 13 शादियां हुई थी। कहीं कहीं ये संख्या 16 भी बताई गई है। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठे और राज कार्य को समझने लगे। दोस्तों, आज के समय में 11 वर्ष का बालक ठीक से कपड़े नहीं पहन पाता, उसकी सोच विकसित नहीं होती, और पृथ्वीराज चौहान इस आयु में राजा बन के प्रजा और राज्य के हित और कर्तव्य को समझने में लग गए थे। और वैसे भी कहा जाता है कि परिस्थितियां किसी से क्या नहीं करवा लेती। राजा बनने के कुछ ही वर्षों में उन्होंने अस्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान अर्जित कर लिया। वे लगातार अपने पड़ोसी राजाओं को हराते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। शायद यही कारण था कि उनके दोस्त कम और दुश्मन कहीं अधिक थे। पृथ्वीराज चौहान के सबसे चहेते और गहरे मित्र का नाम था चंद बरदाई। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक ही दिन जन्मे और एक ही दिन इनकी मृत्यु भी हुई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के राजपाट और युद्धों का वर्णन अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में किया है, जिसे चंद्र बरदाई की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जलहण ने पूरा किया। पृथ्वीराज चौहान की मां कपूरी देवी अपने पिता और दिल्ली के शासक अनंगपाल की इकलौती संतान थी। इसलिए अनंगपाल ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्र के पुत्र अर्थात अपने दौहित्र पृथ्वीराज चौहान को बनाया। इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज चौहान को अपने नाना अनंगपाल से उत्तराधिकार स्वरूप मिली। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्धों का श्रेय पृथ्वीराज चौहान के प्रेम विवाह को जाता है, जो उन्होंने जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से किया। ये कहानी संयोगिता से शुरू होकर तराइन के मैदान में युद्ध पर खत्म होती है। दरअसल जब संयोगिता जवान हुई तब पृथ्वीराज की वीरता के चर्चे पूरे देश भर में हो रहे थे। संयोगिता ने भी कई किस्से सुन रखे थे। एक बार पन्ना राय नामक मशहूर चित्रकार सभी वीर राजाओं को चित्र लेकर कन्नौज पहुंचा। तब उन चित्रों को देखने के लिए लोगों की कतारें लग गई, क्योंकि उन चित्रों में से एक चित्र था पृथ्वीराज चौहान का। पन्ना राय द्वारा लगाए गए चित्र प्रदर्शनी की खबर जब संयोगिता तक पहुंची तो वह भी अपनी सखियों के साथ वहां आ पहुंची और पहली बार पृथ्वीराज के चित्र को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। संयोगिता को एक चित्र से प्रेम हो गया और उन्होंने तय कर लिया कि अगर वो विवाह करेंगी तो केवल पृथ्वीराज चौहान से। परंतु यह संभव नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज व संयोगिता के पिता जयचंद के बीच संबंध ठीक नहीं थे। जयचंद पृथ्वीराज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हर समय उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। परंतु शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। संयोगिता ने पन्ना राय को बुलवाया और स्वयं का एक खूबसूरत चित्र बनवा के उसे पृथ्वीराज चौहान के पास भिजवा दिया। चित्र को देखते ही पृथ्वीराज चौहान का हाल भी संयोगिता के जैसा ही हो गया और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब जयचंद को यह बात मालूम हुई तो उसने अपनी पुत्री का विवाह किसी अन्य राजा से करने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता से साफ साफ कह दिया कि उसका और पृथ्वीराज का विवाह नहीं हो सकता। जयचंद ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया और यज्ञ संपन्न होने के बाद अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर में जयचंद ने आसपास के लगभग सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु पृथ्वीराज चौहान को जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया।
पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर उसे अपने द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया। जब संयोगिता स्वयंवर में पहुंची तो वहां पृथ्वीराज को ना देखकर व्याकुल हो उठी। तभी उसकी नज़र द्वारपाल की जगह खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति पे गई और उसने वरमाला उस मूर्ति को पहना दी। यह सब देखकर जयचंद आग बबूला हो उठा और उसने संयोगिता को मूर्ति से अलग कर वहां से जबरन भेज दिया और भला बुरा कहने लगा। किसी तरह ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गई और पृथ्वीराज दिल्ली से कन्नौज निकल पड़े। जब वे कन्नौज पहुंचे तो उन्हें वहां देखकर जयचंद और उसके अंगरक्षकों के हाथ पांव फूलने लगे। पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने साथ लिया और वापस दिल्ली आ गए। यह घटना जयचंद को नागवार गुजरी और जयचंद ने पृथ्वीराज के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी को बुलवा भेजा। दोस्तों, गौरी और पृथ्वीराज की दुश्मनी काफ़ी पुरानी थी। तराइन के पहले युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया था। गौरी को उसके एक सिपाही ने अधमरी हालत में घोड़े पर चढ़ाया और उसे युद्ध क्षेत्र से भगा दिया और गौरी बच गया। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने दया दिखाकर गौरी को जीवन दान दिया था, परंतु गौरी उसके लायक नहीं था। तराइन वर्तमान के हरियाणा राज्य में दिल्ली से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब की बार गौरी को बुलावा भेजा जयचंद ने। उसने पत्र के माध्यम से कहलवाया कि वह भी पृथ्वीराज से नफरत करता है और उसे मारना चाहता है, परंतु अकेला वह ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए गौरी पुनः भारत आए और जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करे। दोस्तों, उस समय पृथ्वीराज की सेना में करीब 3 लाख सैनिक थे और लगभग 500 हाथी थे। इतनी बड़ी सेना का सामना कोई अकेला शासक नहीं कर सकता था। इसीलिए जयचंद ने गौरी को बुलावा भेजा, परंतु वो ये नहीं जानता था कि यही गौरी उसका भी सफाया कर देगा। जयचंद के बुलावे पर गौरी भारत वापस आया और पृथ्वीराज को हराने की रणनीति बनाने लगा। उधर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के साथ प्रेम लीला में समय व्यतीत कर रहे थे। जब पृथ्वीराज को गौरी के वापस लौटने की सूचना मिली तब पृथ्वीराज ने गौरी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी संयोगिता के साथ समय गुजारते रहे। गौरी पहले भी पृथ्वीराज के साथ कई बार युद्ध लड़ चुका था, इसलिए वो पृथ्वीराज की रणनीति से वाकिफ था और इस बार तो जयचंद और उसकी सेना भी गौरी के साथ थी। उसने वापस पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा और पृथ्वीराज ने गौरी को मामूली समझते हुए पुरानी रणनीति ही अपनाई और तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। ये बात है 1192 ईस्वी की। युद्ध की शुरुआत में पृथ्वीराज का पलड़ा भारी रहा, परंतु कुछ ही समय में बाजी पलट गई और गौरी तथा जयचंद की संयुक्त सेना जीत गई। इसके बाद का इतिहास काफी विवादित रहा है, क्योंकि कहीं उल्लेख है कि गौरी ने वहीं पृथ्वीराज को मार दिया और चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि गौरी ने पृथ्वीराज को बंधक बनाया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वहां ले जाकर उसने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी और उसे कई असहनीय यातनाएं दी। फिर एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज को दरबार में बुलवाया और कहा कि यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें तुम्हारा राजपाट वापस सौंप दूंगा और भारत वापस भेज दूंगा। परंतु पृथ्वीराज ने ऐसा करने से मना कर दिया। गौरी पृथ्वीराज पर गुस्सा हो उठा और उसे मारने ही वाला था कि पृथ्वीराज के साथ ही बंदी बनाए गए चंद्रप्रदाई ने गौरी से कहा कि मारने से पहले पृथ्वीराज की अद्भुत कला को तो देख लो। गौरी के पूछने पर चंद्रप्रदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल है। गौरी ने पृथ्वीराज से बाण चलाने को कहा। तभी चंद्रप्रदाई ने एक दोहा गाया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। इस दोहे में गौरी की दिशा व दूरी बताई गई, जिसे सुनते ही पृथ्वीराज ने बाण चलाया जो सीधा गौरी के सीने में जा लगा और गौरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रप्रदाई ने सिपाही से कटार छीनकर पृथ्वीराज के पेट में घोंप दी और खुद के पेट में भी घोंप के आत्महत्या कर ली। इस प्रकार पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन का अंत कर दिया और चंद्रप्रदाई की मृत्यु के बाद की कहानी उसके पुत्र जलहन ने पूरी की। परंतु इसे सत्य नहीं माना जा सकता, ये विवादित है, क्योंकि 1194 ईस्वी में जयचंद और गौरी के बीच चंदावर के युद्ध की जानकारी इतिहास में मिलती है। इनमें से क्या सत्य है ये तो कहा नहीं जा सकता, परंतु एक बात अवश्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती है कि सद्गुणों के अतिरेक और अपनों से ही लड़ने के लिए विदेशी आक्रांताओं का साथ देने की ऐतिहासिक भूल ने आने वाले सैकड़ों वर्षों तक गुलामी के दंश झेलने के लिए हमें विवश कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद संयोगिता ने सती प्रथा को अपनाया और सती हो गई। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दर्द भरी दास्तां। अगर जयचंद जैसा गद्दार नहीं होता तो भारत का ये सूरमा तराइन की दूसरी लड़ाई में नहीं मरता। आज भी हमारे देश में कई जयचंद अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। बहरहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ ठीक ठाक लगा होगा।
तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा सपोर्ट करें। आगे भी मैं और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूँगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, साथ में बने रहिए और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करिए। देखते रहिए भारत वस्तु इंडिया। जय हिंद।